नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो जैसा कि अभी हाल ही में G7 समिट हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम G7 समिट के बारे में पढ़ेंगे। जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मैंने सारे प्रश्न कवर किए हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन है क्या, कब से शुरू हुआ, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इस बार किसने G7 समिट होस्ट किया, उनका एजेंडा क्या था और किन किन नेताओं ने भाग लिया, भारत की इसमें भूमिका क्या है और इनवाइटेड गेस्ट कौन कौन से हैं। मतलब कि वो सब कुछ पढ़ेंगे जो कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएं, ताकि आपको पता चल सके आपको कितना याद हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन है क्या। तो G7 शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन है, हर वर्ष आयोजित होता है, जिसमें दुनिया की कुछ सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनके नेता शामिल होते हैं। और यह वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और समाधान खोजने का एक महत्वपूर्ण मंच है, महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। तो G7 की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब कुछ प्रमुख औद्योगिक देश, कुछ प्रमुख इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के जो वित्त मंत्री हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 1973 में तेल संकट पैदा हो गया था, ऑयल क्राइसिस हुआ था, और उसके परिणाम स्वरूप फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिला था, वित्तीय उथल पुथल भी देखने को मिली थी। इसीलिए कुछ कंट्रीज इकट्ठी हुई थी इनका समाधान खोजने के लिए। तो 1973 में क्या हुआ था? ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो उस समय की जो औद्योगिक देश थे ना, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी ना, वो इकट्ठी हुई और तेल संकट पर कि कैसे इससे दूर किया जा सके, उसके लिए उन्होंने विचार किया। तो वही G7 की शुरुआत हुई। लेकिन ये औपचारिक शुरुआत नहीं है, अनौपचारिक शुरुआत है। अभी G7 कंट्रीज़ बनी नहीं है, अभी एक तरह से ये अनौपचारिक शुरुआत है। उसके बाद क्या होता है, पूरा हम देखते हैं, पूरा इतिहास पढ़ते हैं। तो देखिए 1973 में, 1973 में कितने देशों ने बैठक की, जो भी हमने पढ़ा ना ऑयल क्राइसिस को लेकर। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और जापान, कितने देश हो गए? तो 5 देशों ने प्रारंभिक बैठक करके G5 की नींव रखी। तो अभी ये G5 है। उसके बाद क्या होता है कि 1975 में इटली भी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1975 में इटली भी इसमें शामिल हो गया और ये G6 बन गया। पहले G5 देश थे, ऑयल क्राइसिस हुआ, G5 देश मिले, इन्होंने 5 देशों ने नींव रखी। उसके बाद 1975 में इसमें इटली भी शामिल हो गया और 1975 में ही फ्रांस के कहाँ पर, रेम्बोलिट में आधिकारिक तौर पर पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो G7 समिट का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। और किसने किया था? तो फ्रांस ने किया था। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि G7 शिखर सम्मेलन की मतलब कब शुरुआत हुई इसकी, तो आप 1975 ही बताएंगे, क्योंकि जो इसका पहला समिट हुआ है ना, वो 1975 में ही हुआ है, औपचारिक तौर पर 1975 में हुआ है। वैसे देखा जाए तो 1973 में लोगों ने इसकी नींव तो रखी देशों ने, लेकिन 1975 में पहला समिट हुआ ना, तो जब पहला समिट होगा तभी से माना जाएगा कि G7 शिखर सम्मेलन की मतलब कब से शुरुआत हुई है। तो 1975 से शुरुआत हुई है। उसके बाद 1976 में क्या होता है कि कनाडा भी इसमें शामिल हो जाता है। तो पहले ये G6 था, अब क्या हो गया? G7 हो गया। तो किसके शामिल होने से ये G7 बना है? तो कनाडा के शामिल होने से। और कनाडा कब शामिल हुआ है? तो 1976 में कनाडा शामिल हुआ है। इसके बाद 1997 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के निमंत्रण पर औपचारिक रूप से रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो 1997 में औपचारिक रूप से रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो अब G7 क्या बन गया? तो अब ये G8 बन गया। पहले G5 था, फिर G6 हुआ, फिर G7 हुआ, अब G8 हो गया। और 1998 में बर्मिंघम शिखर सम्मेलन में रूस को औपचारिक रूप से समूह में शामिल कर लिया गया। देखिए 1997 को रूस को शामिल तो किया गया, लेकिन उसके बाद जब 1998 में बर्मिंघम में शिखर सम्मेलन हुआ ना, जब बाकी की कंट्रीज भी उपस्थित थी, तो उस समय रूस को औपचारिक रूप से शामिल किया गया।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष रूस को शामिल किया गया इसमें G7 में, तो याद रखिएगा 1998 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया, क्योंकि उस समय बर्मिंघम में G7 समिट हो रही थी, तो उसमें रूस ने पार्टिसिपेट किया ना, तब माना जाएगा ये शामिल हुआ है। 1997 में इसे कह तो दिया गया कि आप शामिल हो जाओगे, लेकिन 1998 में जब शिखर सम्मेलन हुआ, रूस ने भी वहाँ पर रूस भी आया बर्मिंघम में, तो रूस ने G7 समिट में भाग लिया। तब से माना जाता है कि रूस 1998 में शामिल हुआ है। याद रखिएगा, ये पूरा एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरी स्लाइड। देखिए कैसे 1993 में 5 देशों ने नींव रखी, 1975 में इटली इसमें शामिल हुआ, G6 बना। उसी साल 1975 में ही फ्रांस में पहला G7 समिट हुआ। उसके अगले साल कनाडा इसमें शामिल हुआ, ये G7 बन गया। उसके बाद 1998 में रूस इसमें शामिल हो गया, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे है, तो 1998 में रूस शामिल तो हो गया G7 में और ये G8 बन गया। लेकिन 2014 में क्या किया, रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया, यानी कि इसे G8 से बाहर कर दिया गया। और रूस के निकलने के बाद ही समूह का नाम फिर से G7 हो गया। पहले G8 हो गया था क्योंकि रूस शामिल हुआ था, और रूस के निकलने के बाद फिर से ये G7 हो गया। और यूरोपीय संघ भी, जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो भी 1977 से लगातार G7 के बैठकों में भाग लेता आया है। ये G7 का मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। तो देखिए, तो 2014 में क्या किया था, रूस ने ये जो क्रीमिया वाला भाग है ना यूक्रेन का, इस पर कब्जा कर लिया था। और अभी भी रूस और यूक्रेन की युद्ध चल ही रहा है, तो क्रीमिया वाला पार्ट तो अभी भी रशिया के अंडर है, और इसका कुछ और हिस्सा भी रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है, ये कौन से सी में है, तो ब्लैक सी में है। याद रखेगा, ब्लैक सी, इधर ब्लैक सी है, और ये जो सी है इसे कहते हैं एजोब सी, सी ऑफ एजोब। याद रखेगा, ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब। ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट था जिस पर रशिया ने कब्जा कर लिया, ये कहाँ पर है, ब्लैक सी के पास है। याद रखिएगा, तो ये जो 2014 है, इसमें क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया किसने, रूस ने, जिसके बाद रूस को इसमें से निकाल दिया गया और G8 फिर से G7 बन गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G8 में पहले रशिया भी था, इसे बाहर कर दिया गया, अब बचा G7। तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ये 7 देश आते हैं। तो इसकी बहुत सारी ट्रिक आपने सुनी होगी, और बहुत सारी ट्रिक से आपने याद भी किया होगा। पर याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो मैप से होता है। तो मैप से अगर आप याद रखेंगे ना, तो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। तो देखिए, उस समय की आप इमेजिन कीजिए कि उस समय कौन कौन से देश थे जो बहुत ही डेवलप थे। 1975 उस समय ये बना ना, तो उस समय डेवलप्ड देश कौन कौन से थे। तो देखिए, कनाडा और यूएसए इधर आते हैं, 2 देश ये हो गए। एक है जापान, एशिया में जापान को लिया गया। कितने हो गए, 3। बाकी 4 देश आपको कहाँ पर मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे। तो कौन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो 4 यहाँ पर हैं, 4 2 6 और 1 7। तो मैप से आप याद रखिए, इसीलिए मैंने मैप से आपको बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं बता रहा। कनाडा और यूएसए 2 देश ये हो गए। यहाँ पर यूरोप में 4 हैं, चारों पास पास हैं, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। इस समय उनका, उस समय इनका दबदबा था। और इधर एशिया में जापान। तो टोटल कितने देश हो गए, तो 4 2 6 और 1 7। पहले रशिया भी था, लेकिन रशिया को आपको बता दिया मैंने 2014 में निकाल दिया गया, तो रशिया बाहर हो गया। अब ये 7 देश हैं। इस तरह आप मैप से इन्हें याद रखिएगा। तो आगे अब हम इस बार का जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली देश के अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित हुआ है। तो देश कौन सा है, तो इटली देश है। याद रखिएगा कौन सा देश है, तो इटली देश है। और इटली देश के अपूलिया के फसानो शहर में ये आयोजित हुआ है। और इस आयोजन में 7 सदस्य देश के नेता तो आएंगे ही, 7 सदस्य देश के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि 7 सदस्य देशों के नेता तो हैं इसमें, जो मेन देश हैं,
उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि 1977 से लगातार जो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं वो भी इसमें भाग लेते आए हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे है, तो मेज़बान देश कौन सा है, होस्ट कंट्री कौन सी है, तो इटली। संस्करण कौन सा है, एडिशन कौन सा इस बार का, तो 50वां एडिशन है। और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में ये घोषणा की थी कि जो फसानो शहर होगा ना, ये G7 2024 सम्मेलन का मुख्यालय होगा। तो वैसे देखा जाए तो G7 का जो हेडक्वार्टर है वो कोई परमानेंट नहीं है। जहाँ पर G7 समिट होता है वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर मान लिया जाता है उस साल। तो इस बार जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है ये इटली के फसानो शहर में हुआ है। तो फसानो शहर इस बार का मुख्यालय होगा। तो जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो इस बार का जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 का 50वां संस्करण है और ये इटली में हुआ है। इससे पिछला कहाँ पर हुआ था, तो जापान में हुआ था 2023 में। अगला कहाँ पर होगा 2025 में, जो 51st G7 शिखर सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होगा, ये कनाडा में होगा। ये तीनों याद रखेगा। इस बार का तो इटली में हुआ है, पिछला जापान में हुआ था और जो नेक्स्ट वाला है ये कनाडा में होगा। तो कनाडा वाला याद रखेगा कि 2025 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन होगा। इसके बाद आगे अब हम जो इस बार G7 समिट हुआ है ना, इसमें मेन एजेंडा क्या था वो देखते हैं। तो मेन एजेंडा क्या क्या था, तो जलवायु परिवर्तन और विकास यानी कि क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। गाजा में युद्ध विराम लगाया जाए। तो इजराइल जो फ़लस्तीन पर आक्रमण किया हुआ है ना इसराइल ने, तो गाजा पर भी युद्ध हो रहा है, गाजा पर भी आक्रमण कर रहा है, तो वहाँ पर सीज़ फायर किया जाए, ये इस बार चर्चा में था। उसके बाद है कि यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध, जो यूक्रेन के विरुद्ध रूस का युद्ध है ना उसे रोका जाए, ये भी इस पर भी चर्चा की गई। उसके बाद है माइग्रेशन का भी मुद्दा उठाया जॉर्जिया मेलोनी ने, क्योंकि इटली में काफ़ी अफ्रीकी प्रवासी, मतलब कि अफ्रीका के जो लोग हैं, जो प्रवासी हैं, बहुत ही अवैध तरीके से इटली में एंटर हो जाते हैं। तो इटली से अफ्रीकी प्रवासियों के आगमन पर अंकुश लगाया जाए, इसकी चर्चा की गई। हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा पर यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर चर्चा हुई, ये एजेंडा था। उसके बाद और किस पर फोकस था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका मेडिटेरेनियन यानी कि अफ्रीका का जो भूमध्य सागरीय है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो G7 समिट का इस बार का मेन एजेंडा था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस बार एजेंडा में क्या शामिल नहीं था, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे अब हम जो G7 देश है ना उनके जो प्रमुख नेता शामिल हुए हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन शामिल हुआ था। तो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो ये शामिल हुए थे। फ्रांस की तरफ से उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल हुए थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल शामिल हुए थे। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये तो होस्ट कंट्री हैं। उसके बाद जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा ये शामिल हुए थे। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल हुए थे। यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो ये 7 देश हो गए। इसके साथ मैंने आपको बताया था ना कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल हुए हैं। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वोन डेर लेयन ये शामिल हुई हैं। और उसके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी शामिल हुए हैं। तो 7 और 2 9 ये प्रमुख नेता शामिल हुए। उसके साथ साथ कुछ इनवाइटेड कंट्रीज़ भी हैं, यानी कि कुछ देशों को अतिथि के रूप में भी शामिल किया गया है। वो कौन कौन से देश हैं वो हम देखते हैं। तो आगे अब हम 12 आमंत्रित देशों के नेता देख लेते हैं। तो देखिए 7 तो मेन कंट्री हैं, उसके बाद यूरोपियन यूनियन शामिल है, उसके बाद 12 कंट्री इनको इनवाइट किया गया था। 12 देशों के नेता को आमंत्रित किया गया था। और ये कौन, यानी कि जो देश होस्ट करता है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो किन देशों को बुलाएगा। तो इटली ने 12 देशों को बुलाया था, 12 देशों के नेता को बुलाया था। कौन कौन से नेता हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए अल्जीरिया के राष्ट्रपति गए थे कौन, तेबोने, याद रखेगा अल्जीरिया के राष्ट्रपति गए थे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली गए थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ये गए थे, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था,
ये भी शामिल हुए थे। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय भी इसमें शामिल हुए थे और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो इसमें शामिल हुए थे। देखिए, आपको ये सारे नाम याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा ना कि कौन कौन से देश शामिल हुए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन नहीं आया था, कौन शामिल नहीं हुआ था, तो कम से कम आपको इतना तो याद रहेगा ना, हाँ ये नाम नहीं सुना। जो नाम आप सुन लेंगे इस बार यानी कि इस वीडियो में, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति तिबोन्ने, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और केन्या के राष्ट्रपति कौन, विलियम रूटो। ये कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। तो 12 देशों को आमंत्रित किया गया था। तो 6 देश हमने देख लिए। आगे 6 देश कौन कौन से हैं? तो जिस प्रकार यूरोपियन यूनियन है ना, इसी प्रकार अफ्रीका का भी संघ है, अफ्रीकी संघ। तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो मोहम्मद ओलद गजोनी। तो इनको बुलाया गया था। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद, इन्हें भी अतिथि देश के रूप में शामिल किया गया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, इन्हें भी आमंत्रित किया गया था। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी इसमें शामिल किया गया था, मतलब कि इन्हें भी आमंत्रित किया गया था। और उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस को भी आमंत्रित किया गया था। क्योंकि इटली में हुआ था, तो वेटिकन सिटी के पोप जो थे, पोप फ्रांसिस, ये पहली बार इसमें शामिल हुए, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो पोप फ्रांसिस को भी इस बार आमंत्रित किया गया था। तो इसी के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। जैसे अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष अकिनोमी अदेसीना को आमंत्रित किया गया था। आईएमएफ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य परिचालन अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को आमंत्रित किया गया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव मैथियास कोरमैन को आमंत्रित किया गया था। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को आमंत्रित किया गया था। और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को भी आमंत्रित किया गया था। तो आगे अब हम G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका देख लेते हैं। तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो एज ए गेस्ट कंट्री, इनवाइटेड गेस्ट हम गए थे। और यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होगी, मतलब कि 11वीं बार भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं भागीदारी है और भारत की देखी जाए तो टोटल मिलाकर 11वीं भागीदारी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019, 21, 22, 23 और 24 में 5 बार G7 समिट में भाग लिया है। 2020 में क्या हुआ था? कोरोना के कारण रद्द हो गया था। तो 2020 में छोड़ के 2019, 21, 22, 23 और 24 में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2003 में, याद रखिएगा, 2003 में G7 सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, याद रखिएगा, सबसे पहले इन्हें आमंत्रित किया गया था G7 समिट में भारत की तरफ से। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G7 सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं, 2005 में, 6 में, 7, 8 और 9 में। तो मनमोहन सिंह जी भी 5 बार भाग ले चुके हैं। 5 बार नरेंद्र मोदी जी भाग ले चुके हैं, 10 बार हो गया। और 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 11 बार भारत की तरफ से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये G7 समिट में भाग ले चुके हैं। ये कुछ तथ्य थे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण है? इस बार ये कौन सा संस्करण है? ये 50वां संस्करण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस बार आयोजन कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, अपोलिया में या पेरिस में? तो इस बार का आयोजन अपोलिया, इटली के अपोलिया में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस बार अध्यक्षता होस्ट कंट्री कौन सी थी और किसने अध्यक्षता की है? तो देखिए, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया था? तो कितने देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया गया था? तो टोटल 12 देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि G7 की पहली बैठक किस देश में हुई थी? तो पहली बैठक किस देश में हुई थी? तो ये फ्रांस में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि G7 सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में G7 समिट कौन होस्ट करेगा? तो इसे कनाडा होस्ट करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि G7 से रूस को किस वर्ष बाहर निकाला गया था? 8 में, 10 में, 12 में या 2014 में? तो G7 से रूस को 2014 में बाहर निकाला गया था। तो ऑप्शन डी का सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि क्या भारत 2024 G7 सम्मेलन में भागीदार था? तो पहला कथन है हाँ भागीदार था, भारत G7 का सदस्य देश है। दूसरा कथन है कि हाँ भागीदार तो था पर भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। तीसरा कथन है कि नहीं, भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। और चौथा कथन है कि नहीं, भारत को इस सम्मेलन में आमंत्रित ही नहीं किया गया था। तो कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि हाँ भारत को शामिल किया गया था, मतलब कि भारत को आमंत्रण दिया गया था और भारत अतिथि देश के रूप में इसमें शामिल हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है? तो G7 कंट्री कौन सी नहीं है? कनाडा ये है, इटली भी है, जर्मनी भी है, लेकिन नॉर्वे नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि G7 का नाम G8 किस देश के जुड़ने से पड़ा? तो G8 किस देश के जुड़ने से पड़ा? तो रूस के जुड़ने से इसका नाम G8 पड़ा। तो 1998 में रूस को शामिल किया गया और 2014 में रूस इससे बाहर हो गया, फिर से इसका नाम G7 पड़ गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो G7 सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में जब पहला G7 समिट हुआ था तब इसकी स्थापना मानी जाती है। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि G6 में कनाडा को कब शामिल किया गया था? कनाडा को कब शामिल किया गया था? तो 1976 में कनाडा को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो हमारी हिस्ट्री की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको पूरा हिस्ट्री का कंपाइलेशन मिलेगा A4 साइज में, और ये आप हमारी वेबसाइट www.studyvanceofficial.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए, जो भी वीडियो की PDF होती है ये टेलीग्राम चैनल स्टडी वांस ऑफिशियल पर अपलोड कर दी जाती है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।